हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। चैप्टर 4 है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो ये चैप्टर 4 है। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है। लेते हैं बड़ा थोड़ा सा। पुस्तकालय में मैरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है? चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक होते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज़्यादा। जिन्हें सूक्त कहा गया है, यानी कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त। सूक्त का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता को कहते हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता है, जिसे सोमरस कहा जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न होती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, जिसे भारत और यूरोपीय मिलकर बनाती है, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, यानी संस्कृत का वर्ड है ये, माँ हिंदी का में कहा जाता है माता, और मदर अंग्रेजी में शब्दों को देखो। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। यानी कि जो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है ना, कि कई हिस्सों में, वो भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। इसको थोड़ा करते हैं बड़ा, ठीक है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, यानी मौखिक रूप से, और श्रवण, यानी इसको सुना जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से
200 साल पहले हुआ है, मतलब इसकी जो छपाई हुई है ना वो 200 साल पहले हुई है। उससे पहले ये उच्चारण, ये यानी कि जो उच्चारण करते थे और फिर जो उनके शिष्य सुनते थे, गुरु उच्चारण करते थे और उनके शिष्य सुनते थे, तो वो सुन सुनकर दूसरी जगह दूसरे जब वो गुरु बनते थे तब अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो इस तरह उच्चारण सुनकर मौखिक रूप से ये आगे बढ़ा। लेकिन जब 200 साल के बाद, 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले ये इसका क्या हुआ, इसको छापने का काम किया है ऋग्वेद को, और जितने भी वेद हैं वो। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं वे लोग। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप, यानी कि जो एक दूसरे से दो इंसान एक साथ बात करते हैं, के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों जैसे व्यास और सतलुज के बीच ये वार्तालाप, ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। मतलब जो दो नदियां हैं, जो देवियों के रूप में नदियों को पूजा जाता है, वो व्यास है और ये सतलुज, उनके बीच में ये संवाद हुआ वार्तालाप के रूप में, ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र में 1 और पृष्ठ संख्या 2 में खोजें और फिर पढ़ें। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का, यानी कि जो पांडुलिपि होती है ना, उसका एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये है वो पांडुलिपि जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी और कश्मीर में पाई गई है। ऋग्वेद की है यह लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में ये सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियों का जो संवाद है वो यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा, कि क्या क्या संवाद हुआ था। मतलब वो तो संस्कृत में है ऋग्वेद में, लेकिन यहाँ पे हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके दिया गया है। विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या संवाद हुआ था। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की तरह घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। नदियां कहती हैं, अब जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र फिर कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। तब नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया। मतलब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना एनसीईआरटी में, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने माइंड का यूज़ करके ऐसे वर्ड्स को ढूंढो और अपनी जो तार्किक क्षमता है उसका अच्छे से विकास करो। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। मतलब जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं उसमें दूसरी नदियों का भी जिक्र है उन नदियों के अलावा। और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो, ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र जो होते थे, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए
अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्धों में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषयों में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं जो लोगों की विशेषता बता रहे हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग होते थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और राजमहलों में यानी महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जैसे वैश्य शब्द, जिससे वैश्य शब्द निकला है, विश से वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश या भरतजन या विश यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लग रहा है? जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग या दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी कि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, जैसे कि ये इंडिया है तो इंडिया के इस वाले उत्तर और पश्चिम इस वाले एरिया में, यहाँ पर इस रीजन में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की कहानी। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये है वो महापाषाण, ये चित्र में दिखाया गया है। ये कई बार इसे थोड़ा बड़ा कर दे।
कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इस टाइप के महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। यानी कि जो जिनमें दफनाया जाता था कब्रों में जिन लोगों को, उनके साथ कुछ बर्तन मिले हैं जिनमें काले लाल ब्लैक एंड रेड वेयर मिट्टी के बर्तन वो मिले हैं। इसके साथ ही लोहे के कुछ औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं। घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं, मतलब घोड़ों को भी उनके साथ दफना दिया जाता होगा। और कुछ सामान भी मिला है जिसमें तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो गहने किसके हैं? पत्थर और सोने के। यहाँ ये ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान यानी शिष्ट कहा जाता था। किस टाइप के? इस टाइप के जो महापाषाण है ताबूत ये शिष्ट शवाधान कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है, जिसे पोर्ट होल कहते हैं, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? यानी कि पूछ रहे हैं कि हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के ये सामान है, ये मिले हैं। ये लोहे का मिला है, ये एक नाइफ है, नाइफ के आकार का नाइफ है ये, और ये है रस्सी। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, और नीचे एक कटार भी है, कटार है ये। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ संख्या 12 जो है, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके यानी कि जो मालाएं होती हैं वो और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता, जो स्थिति में जो भिन्नता होती है उसको दर्शाता है। कुछ लोग अमीर होते थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार होते थे तो कुछ उनके अनुयायी होते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी महापाषाणों में एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो पोर्ट होल वही काम करते थे ताकि लोग बाग उसमें बार बार जाके उसी होल में दफना सके एक ही परिवार के लोगों को। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 12 पर देखो। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए शवों के साथ पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था।
बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए होते थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी कि जो हम कंकाल का अध्ययन करते हैं वो हमें क्या बताते हैं? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिन्होंने चरक संहिता भी लिखी है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इसके बारे में सोचो। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के जो लोगों के वो क्या काम धंधे थे? इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरन, कृष्ण मृग और खरहा, नीवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थीं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। कल्पना करो तुम 3000, मतलब इसमें बताया कि हम सोचे कि तुम 3000 साल पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा? मतलब ऐसे कल्पना करो कि उस टाइम पर लोग कैसे अंतिम संस्कार करते थे और आज के जो अंतिम संस्कार होते हैं, ये शवाधान का तरीका कैसा होता है, यानी कि उसको कब्रों में गाड़ा जाता है या जलाया जाता है या ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसके बारे में। और ये होता है चैप्टर कंप्लीट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उपयोगी शब्द, जैसे कि वेद के बारे में जानना, प्रार्थना के बारे में जाना, भाषा के बारे में, रथ के बारे में, यज्ञ के बारे में, राजा के बारे में, दास और महापाषाण के बारे में जाना हमने इसमें। कब्र के बारे में जाना, कब्र क्या होती है, कंकाल के बारे में जाना, लोहा। यानी कि अगर इस चैप्टर को दोबारा भी पढ़ना हो तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखकर, इन वर्ड्स से जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है ये चैप्टर। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।